Hey guys, welcome to Resource Point and good morning to all of you. अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विजन आइस की पीटी 365 जो कि हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स की है। तो ये गवर्नमेंट स्कीम्स कब से कब तक कवर की गई है, तो ये आप लोग देख सकते हो मई 2019 से फरवरी 2020 तक की इसकी कवर की गई है। इट मीन्स कि फेब 2020 तक जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स है एक साल की इसमें कवर होगी। लेकिन मार्च मंथ की मैं अलग अलग से आप लोग को यहाँ पर लेसन प्रोवाइड कर रही हूँ जो कि विजन आइस की करेंटली आपकी मंथली मैगजीन है, तो उसकी आप लोग को लेसन अलग से सुननी होगी। ओके, यहाँ पे आपकी फेब मंथ की तक की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और इसकी अगर आप लोग इंडेक्स देखोगे तो एक पेज में, दो पेज में नहीं है, ये पूरे 8 पेजेस में है। तो बहुत ही ज़्यादा आपको इसकी इंडेक्सेस देखने को मिलेगी। इसमें टॉपिक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अगर आप लोग गवर्नमेंट स्कीम्स पे अगर कमांड कर लिए ना तो आप लोग समझ जाइए कि 30 से 40% तक जो क्वेश्चन है ना वो आप लोग ऐसे ही निकाल के ले जाओगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है गवर्नमेंट स्कीम्स। और जब से मोदी सरकार आए हैं तब से तो गवर्नमेंट स्कीम्स की तो बात ही मत कीजिए, इतना ज़्यादा हो चुका है और इतना ज़्यादा फोकस दिया जाने लगा है। यूपीएससी एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाने लगा है। तो हर साल तो आपके स्कीम से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। डायरेक्टली तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, आप लोग उठा के देख लीजिए 4 से 5 आप लोग को मिल जाएंगे। लेकिन इनडायरेक्टली क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स पे बहुत ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत है। चलिए, ये बात तो हो गई। इसके अलावा अगर आप लोग को और भी पीटी 365 की लेसन देखनी है तो बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में आकर आप लोग देख सकते हो। डिफरेंट सारी आप लोग को देखने को मिलेगी। इवन पॉलिटी एंड इकॉनमी कंप्लीट भी हो चुकी है, बाकी सब अभी चल रही है, जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन आप पेशेंस रखिएगा, इसको भी मैं कंप्लीट कर दूंगी, क्योंकि अब कोई ना एग्ज़ाम तो थोड़ी डिले हो ही चुकी है। तो अब हम लोग इसको कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इसमें टॉपिक्स होती है और अब तक इसको पब्लिश नहीं किया गया था। तो मैं भी इसका वेट कर रही थी और आप लोग भी इसका काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के साथ। तो इसमें देखिए बहुत सारी टॉपिक्स हैं। और इसमें सबसे बेटर चीज़ ये होती है ना कि एक मिनिस्ट्री के अंदर जितनी सारी स्कीम्स है उसको एक जगह इकट्ठा कर दिया गया। तो इससे क्या है ना कि अगर आप लोग इंडेक्स को भी 4-5 बार देख लोगे ना बिफोर एग्जाम, तो आप लोग देख के ही जाना इंडेक्स को, जिससे कि जो मिनिस्ट्री पे क्वेश्चंस पूछा जाता है ना कि ये स्कीम जो है इस मिनिस्ट्री के द्वारा इंप्लीमेंट की जा रही है, ये स्कीम नोडल एजेंसी है, तो ये सारी चीज़ ना आपका इंडेक्स से ही कवर हो सकता है। तो आइए पहले देख लेते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर देखते हैं। तो इसके अंदर पहले एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन सी स्कीम है, फिर हम लोग डिटेल पे चल के देखेंगे। सबसे पहले जो है यानी कि एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे अगर एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर की बात करें, किसानों की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एग्रीकल्चर की बात करें तो क्यों नहीं पीएम किसान आएगी। सबसे पहले तो यहाँ पे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देखेंगे। उसके बाद किसानों के लिए यहाँ पे फसल बीमा योजना देखेंगे। हालांकि इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लेकिन यहाँ पे फिर भी और भी चीज़ें इसमें एक्सटेंड की गई है, तो इसके बारे में देखेंगे। और अभी न्यू है यहाँ पे आपका फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर फोकस करेंगे। फिर यहाँ पे आती है प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। तो किसान के लिए मान धन योजना, ये योजना लाया गया है। तो ये सब कुछ जो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के तहत है। उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन आते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन में आपकी क्या है, कृषोन्नति योजना। कृषोन्नति ये योजना है, ठीक है। किसान के उन्नति के लिए ये योजना लाई गई है ग्रीन रेवोल्यूशन, और हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, बट इसमें और भी चीज़ें देखेंगे। इसके अंदर है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर के पूरी तरीके से डेवलपमेंट के बारे में बात की जा रही है। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन देखेंगे। देन यहाँ पे नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। फिर यहाँ पे परंपरागत कृषि विकास योजना है। फिर पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम है, और इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग है, एंड नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी है। देन यहाँ पे प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू। तो इतनी तो यहाँ पे स्कीम्स है जो कि हमारी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के तहत है। तो ये आप लोग देख लिए। अब आपके माइंड में एक जगह इकट्ठा हो गया कि चलो इतनी ही स्कीम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में। इसको आप लोग 4-5 बार देख जाओगे ना तो कसम से ये रट जाएगी आपको फिर कभी भी इस तरीके के क्वेश्चंस में तो एक स्टेटमेंट ये भी होता है ना कि ये जो स्कीम है आपकी इस मिनिस्ट्री के अंडर में, तो ये इस स्टेटमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा फैक्ट्स होती है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं पता है तो थोड़ा बहुत तो तुक्का लगाया जा सकता है, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट जो है ऑप्शन जो यूपीएससी के द्वारा बनाया जाता है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट टाइप के होते हैं। तो उसको आप लोग जो है ना, अगर जब तक नहीं पता है तो उसमें आप लोग गलत भी कर सकते हो। तो ऐसी क्वेश्चंस तो बिल्कुल भी नहीं गलत करना है, और ऐसे ऑप्शंस तो बिल्कुल भी आप लोग को गलत नहीं करना है, इसलिए मैं इतना फोकस देके पढ़ा रही हूँ। अब चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं पीएम किसान के साथ।
और हाँ, इसकी पीडीएफ अगर आप लोग को चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर मेरी जो टेलीग्राम चैनल है रिसोर्स पॉइंट के नाम से, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप लोग सिंपली जो है गूगल में आप लोग इसको टाइप करके जो है विज़न आइज़ की वहाँ पे जो वेबसाइट है उसमें आपको सिंपली मिल सकता है। तो बहुत तरीका है इसको पीडीएफ लेने का। तो हिंदी में अभी तक पब्लिश नहीं हुई है, इंग्लिश में पब्लिश हो चुकी है, हिंदी में भी आप लोग को और भी चाहिए तो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, टेलीग्राम चैनल पर। लेकिन अगर नहीं मिल रहा है ना तो सबसे ईजी वे मैं बताती हूँ, गूगल पर टाइप करके आप लोग डाउनलोड कर लो। ओके, इधर उधर आप लोग परेशान मत हो। अब आइए आते हैं पीएम किसान में। अब पीएम किसान की फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। कई बार ये ट्रिक खेल जाती है यूपीएससी कि आपको ना सिर्फ शॉर्ट फॉर्म दे देगी और उसी से क्वेश्चन होगा। समटाइम्स आप रिकॉल नहीं कर पाओ क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर में होते हैं, तो रिकॉल नहीं कर पाओ तो इससे आप लोग को प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं प्रॉब्लम नहीं डालना चाहती आप लोग को, इसलिए मैं बार बार बता रही हूँ कि यहाँ पे है किसान सम्मान निधि। ठीक है, इसी को किसान कह दिया गया है, तो किसान सम्मान निधि याद रखना है। अब यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि इनकम सपोर्ट प्रोवाइड करना है। किसान का सम्मान हम लोग कैसे करेंगे? तो किसान का सम्मान सबसे पहले करेंगे, क्योंकि किसान को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस चीज़ की होती है ये समझिए। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनको पैसे की होती है। पैसे नहीं है तभी वो आज की डेट में इतना ज़्यादा उनकी बुरी स्थिति है। तो अगर हम लोग को उनका सम्मान करना है तो उन लोगों को हम लोग को इनकम सपोर्ट देना होगा। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इनकम सपोर्ट प्रोवाइड करना है। अब इनकम सपोर्ट देना है तो कैसे फार्मर्स को देना है? अब बड़े फार्मर्स को तो देना नहीं होगा, उनके पास तो पैसे की कमी नहीं है। अब पैसे की कमी किनको है? तो स्मॉल और जो मार्जिनल फार्मर है, छोटे फार्मर जिनके पास 1 हेक्टेयर या फिर 1 हेक्टेयर से भी कम जो ज़मीन है ना, उस तरीके के किसानों को हम लोग यहाँ पे इनकम सपोर्ट देंगे। और इसमें कितने हैं? तो स्मॉल एंड मार्जिनल लैंड होल्डिंग फार्मर्स फैमिलीज़ हैं जिनकी अपनी जो है एक कल्टिवेबल लैंड होगी, तो उनको हम लोग यहाँ पे इनकम सपोर्ट देंगे। सेकंड ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पे सप्लीमेंट किया जाएगा जो भी फाइनेंशियल नीड्स है फार्मर्स की, वो यहाँ पे सप्लीमेंट की जाएगी। यानी कि यहाँ पे बहुत तरीके की इनपुट्स को प्रोक्योर किया जाएगा जिससे कि यहाँ पे प्रॉपर क्रॉप हेल्थ हो। यानी कि ऐसा नहीं है कि फसल बस उग गया और फसल एकदम अच्छा सा नहीं हुआ, कहीं सड़ा गला रह गया, या फिर जो है अच्छी फसल नहीं है, हेल्दी फसल नहीं है। तो हेल्दी क्रॉप के लिए भी यहाँ पे सरकार जो है ना उनको फिनेंशियल नीड्स देगी, पैसे वगैरह देगी, और एक अच्छा खासा यील्ड होना चाहिए, यानी कि पैदावार भी जो है ना अच्छा खासा होना चाहिए, जिससे कि फार्मर्स ने जितनी मेहनत करी है उस क्रॉप को उगाने में उनको कहीं से भी जो है घाटा ना हो सके। साथ ही यहाँ पे कमेंसुरेट किया जाएगा, वो भी यहाँ पे एंटीसिपेटेड फार्म इनकम, यानी कि जितना भी यहाँ पे फार्मर्स को इनकम इनपुट लगाने में जितनी भी पैसे खर्च हुए हैं सब कुछ उनको जो है एक अच्छे तरीके से उनको वापस मिल सके। तो यहाँ पे दो ही इसका ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहला है इनकम सपोर्ट देना, वो भी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को। सेकंड है कि उनको फिनेंशियल सपोर्ट देना और फिनेंशियल नीड्स जो भी फार्मर्स का है कि वो अच्छी क्रॉप, हेल्दी क्रॉप उगाए, साथ ही साथ ऐसे एक पैदावार भी उनका अच्छा हो, इसलिए उनको जो है फिनेंशियल नीड्स अगर उनको ज़रूरत है तो उनको दिया जाएगा। ठीक है, ये तो ऑब्जेक्टिव है। अब इसके लिए देखते हैं क्या क्या फीचर्स यहाँ पे रखा गया है। सबसे पहली बात होती है कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि ये जो आपकी स्कीम है ये कम्प्लीटली आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, और यहाँ पे जो फंड प्रोवाइड किया जा रहा है वो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। इट मीन्स कि इस स्कीम में स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। दो तरीके की स्कीम होती है, एक तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होती है, यानी कि सेंटर के द्वारा स्पॉन्सर की जाती है, और सेकंड होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो सेंट्रली जो स्पॉन्सर्ड होती है और सेंट्रल सेक्टर स्कीम में क्या डिफरेंस है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो होती है ना, इसमें आपकी जो फंड है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कुछ परसेंट फंड जो है वो यहाँ पे सेंटर देती है और कुछ परसेंट फंड जो है वो यहाँ पे स्टेट देती है। अब सेंटर जो है यहाँ पे 60% फंड दे सकती है और यहाँ पे स्टेट जो है 40% दे सकती है। ये आपका वैरी करता है, ये डिफाइंड नहीं है, क्योंकि हमारे स्टेट आप लोग देखते हो कि 2-3 कैटेगरी में है। एक तो आपको देखने को मिलेगा कि हिली रीजन है, एक हमारी नॉर्थ ईस्ट वाली रीजन है। तो हिली रीजन में क्या होता है कि समटाइम्स यहाँ पे आपका जो है सेंटर और स्टेट की अगर रेशियो देखें तो हिली रीजन के लिए कितना होता है, तो यहाँ पे आपको 70-30 देखने को मिलेगा। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के लिए कितना है, तो नॉर्थ ईस्ट वाले को डेवलप करने के लिए सरकार बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, तो सेंटर की तरफ से 90% तक फंड आता है और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो 10% फंड देती है। और जो नॉर्मल स्टेट है, नॉर्मल स्टेट का बाकी सब जो रेस्ट ऑफ द स्टेट है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि 60-40 का रेशियो होता है। तो इस तरीके से आपका मेनली जो है डिवाइड होती है सेंटर और स्टेट के बीच में फंड का जो आपका बात है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में। लेकिन सेंट्रल सेक्टर स्कीम में बात करें तो 100% जो फंड है वो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। ओके, अब यहाँ पे इनकम सपोर्ट है, तो कितना इनकम सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम लोग एक साल में 6,000 दे रहे हैं, और ये सारे जितने भी लैंड होल्डिंग फार्मर्स फैमिलीज़ हैं उनको हम लोग दे रहे हैं अपने कंट्री में जितने भी हैं, यानी कि उनका कितना लैंड साइज है ये मैटर नहीं करता, और 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देंगे, यानी कि 6,000 को जो है ये कैसे दिया जाएगा,
तो 2,000 करके जो है ना, यहाँ पे 2,000 2K मैं लिख रही हूँ, 2,000 करके 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा हर एक 4 महीने में। यानी कि 4 महीने एक बार आपका जो है 2,000 दिया जाएगा, फिर अगले 4 महीने में, फिर अगले 4 महीने में। तो ये हो गया ना टोटल 12 मंथ्स आपकी, यानी कि 1 साल। तो यहाँ पे जो आपकी डेफिनेशन ऑफ फैमिली है इस स्कीम के लिए, तो यानी कि फैमिली को दिया जा रहा है 6,000 और 4 मंथ में आपका 2,000 दिया जा रहा है। तो डेफिनेशन क्या कहा जा रहा है, डेफिनेशन भी बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। डेफिनेशन कहने का मतलब है, यहाँ पे फैमिली का मतलब होता है हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे, माइनर बच्चे। यानी कि यहाँ पे 18 साल से कम के जो बच्चे हैं इनको यहाँ पे फैमिली कहा जा रहा है, और ऐसे किसानों को जो है यहाँ पे आपका 6,000 दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन, यानी कि यहाँ पे अब आइडेंटिफाई भी तो करना होगा ना कि कौन कौन किसान है, कौन कौन ऐसे किसान हैं जो कि स्मॉल और मार्जिनल लैंड होल्डिंग में आते हैं। साथ ही फैमिली कौन कौन है जिसमें इस तरीके का क्राइटेरिया है कि हस्बैंड वाइफ और माइनर चिल्ड्रन है। तो ये जो आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से यहाँ पे बेनिफिशरीज फार्मर फैमिली है, ये किसके ऊपर डिपेंड है, ये किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये स्टेट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब फंड जो है वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र किया जाएगा कैसे, तो किसी को देकर नहीं, यहाँ पे इंटरमीडिएरीज का कोई रोल नहीं है। जितने भी फार्मर्स की जन धन अकाउंट जो खुली हुई है ज़ीरो बैलेंस अकाउंट में, बस उनके डायरेक्ट अकाउंट में ही ये आपका जो अमाउंट है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि फार्मर्स जो है ना वो अपना सेल्फ रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। फार्मर्स कॉर्नर में आकर, ये एक पोर्टल है, यानी कि ऑनलाइन वेबसाइट होता है, पोर्टल कहने का मतलब है कि ऑनलाइन वेबसाइट है, उसमें आप लोग जाइए और उसमें अपने आप को सेल्फ रजिस्टर करा लीजिए कि मैं यहाँ पे स्मॉल और मार्जिनल लैंड होल्डिंग में आता हूँ, मुझे इस तरीके का जो है, मैं बेनिफिशरीज हूँ, मुझे इस तरीके का अमाउंट चाहिए। साथ ही यहाँ पे जो है कॉमन सर्विस सेंटर भी है, एक तरीके का CSC भी होता है, कॉमन सर्विस सेंटर्स होती है। ये आपको डिस्ट्रिक्ट में, गांव में देखने को मिलेगी, जहाँ पे अगर आप लोग को इस तरीके की प्रॉब्लम है या फिर आप लोग को सरकार के द्वारा दिए गए कोई भी जो स्कीम्स है अगर उसका लाभ उठाना है, तो आप लोग कॉमन सर्विस सेंटर में आकर बता सकते हैं। ये जो बेनिफिट है ये आपका पे किया जाएगा सिर्फ उन सारे फार्मर्स फैमिलीज़ को जिनका नाम इंटर किया गया है लैंड रिकॉर्ड में। अब जैसे कोई भी जिसका भी ज़मीन होता है, उसके ज़मीन का तो आप लोग रिकॉर्ड कराते हो, रिकॉर्ड होता है, पेपर पेन में ही होता है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि अब हम लोग इसको डिजिटाइज कर दें, तो ये कब होगा नोबडी नोज़। बहुत सारे ऐसे महाराष्ट्र है और आंध्र प्रदेश है और भी स्टेट है जो कि अपने स्टेट में इस तरीके का कर रहे हैं कि लैंड रिकॉर्ड को वो डिजिटाइज़ कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे तो हम लोग वो बात नहीं कर रहे। लेकिन हाँ, वैसे फार्मर्स होंगे जिनका यहाँ पे लैंड रिकॉर्ड में जो है एंट्री होगा। एक्सेप्ट कौन कौन, तो फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो कि फॉरेस्ट से जो है लकड़ी वगैरह लेते हैं, तो वो नहीं है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट नहीं है, झारखंड नहीं है, जिनके पास अपना अलग से यहाँ पे लैंड रिकॉर्ड है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ उनको दिया जाएगा जिनका कि लैंड रिकॉर्ड में नाम इंटर है। उन लोगों को नहीं दिया जाएगा, जैसे कि कुछ स्टेट है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को नहीं है, साथ ही झारखंड स्टेट का नहीं है, और यहाँ पे फॉरेस्ट ड्वेलर्स को नहीं है क्योंकि उनका अपना खुद का लैंड रिकॉर्ड होता है, तो उनको यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है। PM किसान मोबाइल ऐप की बात करूँ तो ये एक मोबाइल ऐप है। यहाँ पे आपका ऐप एक तो वेबसाइट देखने को मिला जहाँ पे फार्मर्स जो है खुद को सेल्फ रजिस्टर करा सकते हैं, साथ ही साथ ये मोबाइल ऐप है जो कि फर्स्ट एनिवर्सरी हो चुकी है PM किसान की, तो इसमें इसको लॉन्च किया गया, जिसमें कि फार्मर्स जो है ना अपना एप्लीकेशन का स्टेटस देख सकते हैं, अपडेट्स देख सकते हैं और कोई भी करेक्शन कर सकते हैं। अगर उनको आधार कार्ड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसमें जो है करेक्शन होगा। साथ ही अपनी हिस्ट्री भी देख सकते हैं कि उनके बैंक अकाउंट में कितना ज़्यादा क्रेडिट किया गया है, कब कब क्रेडिट किया गया, पूरी फुल डिटेल इस ऐप में उनको दिया जाएगा। इसमें एक्सक्लूजन कौन कौन है, यानी कि कुछ तो बाहर रहते ही हैं, तो कुछ सर्टेन कैटेगरीज है बेनिफिशरीज़ की जो हायर इनकम स्टेटस में आते हैं। जैसे कोई इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स हैं तो उनको बाहर रखा गया है। पहले के और जो प्रेजेंट के होल्डर है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के, यानी कि आज के डेट में जो है वो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में, संवैधानिक पोस्ट में, तो उनको तो इस तरीके का जो है आपका लाभ नहीं दिया जा रहा है। पर्सनस जो कि यहाँ पे इनकम टैक्स पे करते हैं, यानी कि लास्ट असेसमेंट ईयर में वो इनकम टैक्स भी पे किए, तो वो सारे लोग जो है ना इस स्कीम के अंदर बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। ठीक है, ये बात हुई। सारे यहाँ पे ऑल PM किसान बेनिफिशरीज जो हैं उनको यहाँ पे किसान क्रेडिट कार्ड भी दिया जाएगा, जिससे कि फार्मर्स जो है ना एक अच्छे तरीके से, ईजी तरीके से वो जो है बैंक से लोन भी ले सके। तो फार्मर्स को जो है ना 6,000 के साथ साथ यहाँ पे और भी बेनिफिट दिया जा रहा है कि PM यहाँ पे किसान क्रेडिट कार्ड भी दिया जा रहा है, जिससे कि अगर उनको लोन भी लेना है ना तो वो भी यहाँ पे लोन ले सके। इससे क्या होगा कि सारे फार्मर्स को यहाँ पे हेल्प होगा कि वो यहाँ पे शॉर्ट टर्म लोन ले, वो भी क्रॉप के लिए, एनिमल या फिर फिश रियरिंग के लिए, और मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना होगा, तो 4% होगा, वो भी टाइमली रिपेमेंट। अगर ये लोन लेते हैं और 1 साल जितना भी टाइम उनका होगा, तो 2 साल 3 साल अगर उसके बाद वो रिपे करते हैं, यानी कि ऑन टाइम अगर रिपे करते हैं, तो उसमें उनको 4% तक का यहाँ पे मैक्सिमम इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो ये भी एक बेनिफिट, यहाँ पे एक भी ये आपका एक बेनिफिट है, और इस प्रोविज़न को भी आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि मेनली ये आप लोग कहीं भी नहीं देखे होंगे। जब जितना भी आप लोग आर्टिकल पढ़े होंगे
पीएम किसान को लेकर, या फिर अब तक हम लोग ने जितना पढ़ा या फिर पेपर वगैरह में भी आप लोग देखिएगा, क्योंकि मैं भी अपडेट रहती हूँ, तो मुझे आज तक ऐसा पॉइंट नहीं दिखा है। तो ये बहुत ही यूनिक पॉइंट है, और क्वेश्चंस कहाँ से बनता है, इसी यूनिक पॉइंट सबसे बनता है। ठीक है, तो अगर आप लोग वेबसाइट में जाके पढ़ लेते हो ना, यानी कि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की भी अपनी वेबसाइट होती है, जो भी स्कीम आती है ना उनकी खुद की वेबसाइट से पढ़ लेते हो, तो उससे पढ़कर अगर आप लोग नोट्स बना ली हो तो आपको ये पॉइंट ज़रूर मिल गया होगा। लेकिन उससे नहीं पढ़कर अगर आप लोग न्यूज़पेपर के सहारे हो, या फिर मैं जो यहाँ पे मैगजीन डील करती हूँ इसके सहारे हो, या फिर कोई और भी मैगजीन ऑप्ट करते हो, तो उसमें इस तरीके की पॉइंट नहीं दी गई है। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल पॉइंट है, इस तरीके की यूनिक चीज़ों को ध्यान में ज़रूर रखिएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द पीएम किसान योजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट जो यहाँ पे योजना है, वो है पीएम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अब इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। तो इसमें भी सबसे पहले जो हम लोग ध्यान देंगे वो देंगे ऑब्जेक्टिव के बारे में, क्योंकि कोई भी योजना अगर आप लोग पढ़ रहे हो, कोई भी स्कीम पढ़ रहे हो, तो पहले समझिए कि वो आया क्यों है, किसके लिए आया है, ये सबसे पहले। बाद में जो साइलेंट फीचर्स है वो तो रटते रहिएगा, लेकिन आया क्यों है और किसके लिए आया है ये समझना ज़रूरी है। तो इसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव पहले क्या है कि यहाँ पे इंश्योरेंस कवरेज आपको प्रोवाइड करना है। सबसे पहले आप लोग समझ ही रहे हो कि बीमा योजना है, कि यानी कि फसल के लिए बीमा करना है, क्रॉप की इंश्योरेंस करने की बात की जा रही है, फार्मर्स की लाइफ के लिए नहीं है, ये क्रॉप की लाइफ की इंश्योरेंस की यहाँ पे बात की जा रही है। इट मीन्स कि यहाँ पे इंश्योरेंस कवरेज यहाँ पे प्रोवाइड करना है, साथ ही साथ यहाँ पे फिनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना है फार्मर्स को। वो भी कब, तो नेचुरल कैलामिटीज़, पेस्ट और डिसीज़, तीन तरीके की हम लोग की जो क्रॉप होती है ना, जिसको फार्मर्स उगाते हैं दिन रात मेहनत करके, खून पसीना सींच के जो वो लोग उगाते हैं ना, उसमें तीन तरीके की प्रॉब्लम आती है। सबसे पहला कि कोई भी नेचुरल कैलामिटीज़ आ जाए। नेचुरल कैलामिटीज़ कहने का मतलब है कि जैसे देखते हो कि आप लोग रेनफॉल होती है, अभी देख रहे हो कि बिन बादल बरसात हो रही है, इसमें क्या कि हेल स्टॉर्म हो रही है, थोड़ी बहुत बर्फबारी भी हो जाती है, साथ ही साथ अगर सूखा पड़ गया, तो ये दोनों ऐसी नेचुरल आपकी कैलामिटीज़ है। साथ ही साथ साइक्लोन भी ले लीजिए, क्योंकि साइक्लोन कुछ ही रीजन में आती है, तो ठीक है चलिए साइक्लोन भी ले लीजिए, कोस्टल रीजन वाले, तो उसमें भी जो क्रॉप की बर्बादी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा क्षति हो जाती है। और क्या होता है कि फार्मर्स जब अपना सारा इनपुट लगा देते हैं, बस क्रॉप को जो है बढ़ना होता है, और हार्वेस्टिंग करने के टाइम भी जो है ना, बनी बनाई जो क्रॉप होती है ना, यानी कि पूरी तरीके से क्रॉप तैयार हो चुकी है, उस समय भी जो है क्रॉप पूरी तरीके से अगर इस तरीके का नेचुरल डिजास्टर आता है तो बर्बाद हो जाती है। सेकेंड है कि पेस्ट लगना, यानी कि कीड़ा लगना, ये आम बात है, क्योंकि कीड़े लगने जो है क्रॉप में बहुत ही आम बात है, और ये बहुत ही ज़्यादा होता है। तभी तो जो जितने भी फार्मर्स होते हैं वो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, वो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि इस तरीके का जो है ना कीड़े वगैरह ना लगे। थर्ड है यहाँ पे डिजीजेज़, बहुत तरीके की आप लोग डिजीजेज़ भी देखते हो, बहुत सारे जो पौधे होते हैं ना उनको किसी भी तरीके का बीमारी हो जाता है, उनमें ऐसे कीड़े लग जाते हैं ना जिससे कि पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। तो ये भी एक आम बात देखा गया, और अभी तो ऐसे बहुत सारे कीड़े वगैरह भी न्यूज़ में थे इस साल, जिसकी वजह से पूरे बड़े पैमाने पे फसल जो है ना बर्बाद हो रही थी। तो ये तीन मेन कॉमन ऐसा रीज़न है जिसके कारण फार्मर्स को परेशानी झेलनी पड़ती है। लॉस किसका हो रहा है, लॉस तो फार्मर्स को हो रहा है, तो फार्मर्स को ही यहाँ पे इंश्योरेंस देना है। तो इंश्योरेंस फार्मर्स को नहीं देना है, क्योंकि लॉस हमारे क्रॉप का हो रहा है, तो क्रॉप का इंश्योरेंस करने की बात की जा रही है इस योजना के अंदर। तो पहली ये आपकी एक ऑब्जेक्टिव है। सेकेंड है कि यहाँ पे जो इनकम है फार्मर्स का, उसको स्टेबलाइज करना है। क्यों, क्या होता है कि मान लीजिए कि पिछले तीन जो यहाँ पे आपका सीज़न है, जिसमें कि क्रॉपिंग सीज़न है, खरीफ है, रबी है और जायद है। मान लीजिए कि खरीफ में बहुत अच्छी पैदावार हुई, और जितनी इनपुट लगी फार्मर्स की उतना उनको आउटपुट मिल गया, बल्ले बल्ले। सेकंड क्या है, यहाँ पे रबी है, रबी में क्या हुआ कि उनका जो है बहुत अच्छे से वो कमाए खरीफ में, तो उसी का जो है इनपुट लगाए, रबी क्रॉप में जितना भी आपका बीज वगैरह बोना था वो बो दिए। लेकिन जब हार्वेस्ट का टाइम आया तो कैलेमिटीज़ आ गई, या पेस्ट आ गई, या कोई डिजीज़ लग के सारे फसल बर्बाद हो गए। अब क्या हुआ कि इस समय तो है, इस सीज़न में खरीफ सीज़न में जो है फार्मर्स बहुत अच्छा खासा कमा लिए, इनकम उनका सही रहा। सेकंड सीज़न में क्या हुआ कि उनका इनकम जो है ना वो घाटे में चल गए, डेट में चल गए, कर्जे में चल गए, तो उनका इनकम तो स्टेबलाइज नहीं हुआ। यही करना है, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ ना कि आपका जो है जो फसल बर्बाद हो गया, अगर फसल बर्बाद भी हो जा रहा है, क्योंकि नेचुरल कैलामिटीज़ को हम लोग रोक नहीं सकते, अगर वो आगे फसल बर्बाद भी हो रहा है ना, तो हम लोग कर क्या सकते हैं कि फार्मर्स को उस तरीके का सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं कि उनकी इनकम स्टेबलाइज हो। जितना वो इससे कमाते ना, उनको सरकार पैसा दे दे, तो क्या होगा कि इनकम स्टेबलाइज हो जाएगा। जितना खरीफ सीजन में वो कमाए थे, उतना ही वो रबी सीजन में भी कमा लिए, हो गया अलग, बल्ले बल्ले, है कि नहीं। अगर थर्ड की बात करूं, तो यहाँ पे इंकरेज करना है फार्मर्स को कि वो इनोवेटिव और मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ले, क्योंकि आप लोग को पता है
हम लोग क्या कहाँ से सीखते हैं कि किस किस तरीके का टेक्निक हम लोग को अडॉप्ट करना चाहिए, तो हम लोग इसराइल से सीखते हैं। इसराइल में आप लोग को पता है कि पानी की कितनी कमी है, लेकिन फिर भी वहाँ की जो एग्रीकल्चर टेक्निक आप देखोगे ना, मतलब कि मस्त है, ज़बरदस्त है। एक बार आप लोग जो है कभी भी गूगल कीजिएगा, उनकी टेक्निक देखिएगा कि किस तरीके से वो लोग जो है टोमेटो वगैरह कितने अच्छे तरीके से वेजिटेबल्स वो लोग उगाते हैं। तो उनसे हम लोग सीखते हैं काफ़ी तरीके का। हमारी जो सरकार है वो वहाँ से जो है सीखती है, क्योंकि इसराइल से हमारे रिलेशन अच्छी है। आईआर पे अगर आप लोग को पकड़ है तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसराइल तो हमारा अच्छा खासा दोस्त है। तो इसराइल से हम लोग इस चीज़ को, टेक्निक को काफ़ी देखते हैं। उसके बाद आप लोग यूएस वगैरह में देखोगे तो हमारे यहाँ के जो किसान है ना, उनको हम लोग जो है बेचारे टाइप के दिखते हैं, उनको गरीब कहते हैं, उनको लाचार कहते हैं। लेकिन यही आप लोग यूएस वगैरह में चल जाओ, वहाँ के फार्मर्स जो है ना ऑडी से घूमते हैं, मर्सिडीज से घूमते हैं, क्योंकि वहाँ के बिजनेसमैन होते हैं, वो लोग बहुत बड़े लोग होते हैं। हमारे यहाँ के किसान का ना अलग ही रूप है और वहाँ के किसान का अलग ही रूप है। तो वो लोग क्या करते हैं ना, एकदम मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, वो आज के डेट का जो तकनीक है वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्यों ना हम लोग अपने फार्मर्स को भी सिखाएं और अपने फार्मर्स को भी प्रोवाइड करें, जिससे कि फार्मर्स की कंडीशन और बेटर हो जाए। क्योंकि टेक्नोलॉजी से क्या होता है ना कि टाइम भी बचता है, मनी भी बचता है, और चीज़ें भी आसान हो जाती है, ज़्यादा आपको जो है फिजिकल वर्क भी नहीं करना होता है। तो ये चीज़ें करनी है। ये 3 ऑब्जेक्टिव जो है वो मेन रखा गया है हमारे पीएम फसल बीमा योजना में। अब इसमें बात करते हैं कि किनको ये लाभ मिलेगा। तो सारे फार्मर्स को ये लाभ मिलेगा, जिसमें कि आपके शेयर क्रॉपर्स भी आते हैं, टेनेंट फार्मर्स भी आते हैं, जो कि नोटिफाइड क्रॉप को वो ग्रो कर रहे हैं किसी भी नोटिफाइड एरिया में। यानी कि कोई भी एक नोटिफाइड एरिया में वो नोटिफाइड क्रॉप को जो है, कोई भी क्रॉप जैसे कि राइस वगैरह, वीट वगैरह होती है, तो ये सारे क्रॉप को अगर वो उगा रहे हैं सीज़न में, और तो उनको यहाँ पे जो है ना इस बेनिफिशरीज़ के कैटेगरी में रखा जाएगा। तो सारे फार्मर्स इसमें आ गए, ठीक है, कोई भी यहाँ पे भेदभाव नहीं किया गया। अब सैलेंट फीचर्स देखते हैं। तो सैलेंट फीचर्स में क्या है कि यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि ये किस तरीके की स्कीम है। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। पीएम किसान में पैसे सपोर्ट करनी थी तो किसने किया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया। अब यहाँ पे क्या है कि इंश्योरेंस कवर करनी है, तो इंश्योरेंस कवर में सारे फार्मर्स आ रहे हैं। बहुत ही बिग पैमाने पे ये आपका जो स्कीम है ये चलने वाला है। तो इसमें स्टेट की तो हेल्प चाहिए होगी, तो इसलिए ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इस तरीके का लॉजिक बना बना के आप लोग जब कहानी आप अपने आप में क्रिएट करके जब किसी भी स्कीम को पढ़ोगे ना, तो आप लोग जो है किसी भी तरीके से क्वेश्चंस गलत नहीं करोगे। ओके। और ये जितनी भी आज के डेट में एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस स्कीम है, इसको हटा कर ये स्कीम लाया गया है। एक्सेप्ट कौन सी? तो रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। ये बस इस एक स्कीम रह गई है। इसके पहले भी जो है कांग्रेस सरकार थी, वो बहुत तरीके की स्कीम यहाँ पे चला रही थी क्रॉप इंश्योरेंस के लिए, उन सबको हटा दिया गया है और अब एक मात्र आया है पीएम फसल बीमा योजना। यहाँ पे एक यूनिफॉर्म प्रीमियम रखा गया है, यानी कि बहुत ही मिनिमम प्रीमियम आप देखोगे, सिर्फ 2% पे करना है फार्मर्स के द्वारा, वो भी सारे खरीफ क्रॉप को, और 1.5% यहाँ पे करना है, वो भी सारे रबी क्रॉप को। अब आपके लिए एक यहाँ पे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। आप लोग को बताना है कि एक खरीफ क्रॉप का नाम और एक रबी क्रॉप का नाम, जो कि लार्ज पैमाने पर ऑल ओवर द इंडिया में इस्तेमाल होता है। ठीक है, हम लोग ऐसे क्रॉप जो कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा पूरे सदर्न नदर्न इंडिया में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो एक ऐसे खरीफ क्रॉप का नाम बताना और एक ऐसे रबी क्रॉप का नाम बताना है। उसके बाद एनुअल कमर्शियल और हॉर्टिकल्चर की बात करें तो यहाँ पे प्रीमियम पेड जो करना है फार्मर्स को, वो सिर्फ 5% करना है, यानी कि 5% ही यहाँ पे जो है फार्मर्स को पे करना है, उनके अलावा जो है उनको इंश्योरेंस दिया जाएगा। तो बहुत ही कम रखा गया। अब बैलेंस प्रीमियम अगर देखें तो वो यहाँ पे जो है बाकी का जो यहाँ पे बैलेंस प्रीमियर है, वो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे देगी, वो भी इक्वल प्रोपोर्शन में। यानी कि अभी जो मैं बता रही थी कि सेंट्रली में क्या है कि 60-40 का रेशियो है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे 5% जो है मान लीजिए हॉर्टिकल्चर में आपका ये दिया जा रहा है, फार्मर्स के द्वारा दिया जा रहा है, तो यहाँ पे 95% बच गया। तो 95% जो है ना ये इक्वली आपका डिवाइड हो जाएगा दोनों में। इट मीन्स कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 47.5% जो है यहाँ पे दोनों स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे देगी। रिसेंटली आप देखोगे कि सेंटर ने यहाँ पे जो भी शेयर है प्रीमियम सब्सिडी का, वो 50% से जस्ट 25% करी है, वो भी इरीगेटेड एरिया में, और 30% दी है वो भी अनइरीगेटेड एरिया में, वो भी खरीफ क्रॉप जो 2020 का है। यानी कि जो 50% सेंट्रल गवर्नमेंट को देना था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से सिर्फ 25% दी है, वो भी किसके लिए? जितने भी सिंचाई वाली एरिया है, और 30% दी है कहाँ? तो जितना भी अनइरीगेटेड यानी कि जहाँ पे सिंचाई सही से नहीं हुआ है उस एरिया में। डिस्ट्रिक्ट जिसमें कि 50% या फिर इससे ज़्यादा इरीगेटेड एरिया है, उसको हम लोग जो है ना इरीगेटेड एरिया में कंसीडर कर रहे हैं। तो ये भी पता होना चाहिए ना कि किसको सिंचाई वाला एरिया कह रहे हैं। तो वैसे डिस्ट्रिक्ट, वैसे क्षेत्र जहाँ पे 50% से ज़्यादा इरीगेटेड एरिया है, तो उसको इरीगेटेड एरिया या फिर उस इरीगेटेड डिस्ट्रिक्ट हम लोग घोषित कर रहे हैं। सेंट्रल शेयर अगर हम लोग प्रीमियम सब्सिडी का देखें
देखें तो इसको बढ़ा दिया गया है, वो भी किसके लिए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए 90% तक कर दिया गया। और पहले कितना था, तो पहले था ये 50-50, यानी कि 50 आपके सेंट्रल देगी, 50 आपकी स्टेट देगी। लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए आपको पता है कि मेजोरिटी जो है यहाँ पे फंड दिया जाता है वो यहाँ पे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही दिया जाता है। तो यहाँ पे भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है। अब देखते हैं जो सेंट्रल सब्सिडी है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए, तो वो लिमिटेड है प्रीमियम रेट, यानी कि 30% आपका अनइरिगेटेड जो एरिया है उसके लिए है, और 25% जो है वो इरिगेटेड एरिया और क्रॉप्स के लिए है। तो ये भी याद रखना है, यानी कि सेंट्रल सब्सिडी इसमें के अंदर अगर दिया जा रहा है तो जो सिंचाई वाली एरिया है उसमें कम दिया जाएगा 25%, और जो नहीं सिंचाई करने वाली जो एरिया है उसमें 30% का यहाँ पे आपका प्रीमियम दिया जा रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे कंपलसरी है जो भी लोनी फार्मर्स है, यानी कि जो लोन ले रहे हैं और क्रॉप लोन वो यहाँ पे नोटिफाइड क्रॉप्स के लिए ले रहे हैं नोटिफाइड एरिया में, तो ये भी कंपलसरी है, यानी कि हर एक फार्मर्स को यहाँ पे लोन लेना है। और जितने भी वो जहाँ पे भी वो काम कर रहे हैं, जहाँ पे भी क्रॉप उगा रहे हैं और जो भी क्रॉप उगा रहे हैं उसको यहाँ पे दिखाकर जो है वो यहाँ पे लोन लेना है। अब ये क्या है ना कि पहले ये क्या था कि कंपलसरी था, लेकिन अब इसको वॉलेंट्री कर दिया गया, यानी कि सारे फार्मर्स के लिए ये वॉलेंट्री है, उनको अगर लगता है लेना है तो लीजिए, जिसमें कि वो एग्जिस्टिंग जो क्रॉप लोन है ना उसके साथ वॉलेंट्री कर दिया गया। तो ये एक ध्यान रखना है, पहले ये कंपलसरी था कि सारे फार्मर्स को यहाँ पे लोन लेना है, वो भी यहाँ पे नोटिफाइड एरिया में, और नोटिफाइड क्रॉप अगर वो उगा रहे हैं तो उनको क्रॉप लोन लेना ही है। लेकिन अब ये वॉलेंट्री है, यानी कि ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। इल्ड लॉसेस का बात करें, क्योंकि यहाँ पे तो इल्ड लॉसेस में अगर देखें, यानी कि पैदावार यहाँ पे लॉस कैसे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे नॉन प्रिवेंटेबल रिस्क है, यानी कि जो प्रिवेंट नहीं कर सकते उस तरीके का रिस्क है। तो हम लोग कैसे रिस्क को प्रिवेंट नहीं कर सकते, अभी मैं बताई कि नेचुरल डिजास्टर है जिसको हम लोग नहीं रोक सकते, नेचुरल फायर है, लाइटनिंग है, स्टॉर्म है, हेल स्टॉर्म है, साइक्लोन, टाइफून, टेम्पेस्ट, हरिकेन्स, टोर्नाडो रिस्क, यानी कि फ्लड से होने वाली रिस्क, इनंडेशन, लैंडस्लाइड, ड्रॉट, ड्राई स्पेल्स, पेस्ट, डिजीजेस, जिसको सबको यहाँ पे आपका कवर किया गया। क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा इल्ड लॉस होता है ये सारी चीज़ों की वजह से, आप लोग देख रहे हो कि रिस्क कितना है और इल्ड लॉस इससे बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे सारे क्रॉप्स को जो है ना कवर किया गया है। ओके, अच्छा, एक साथ ही साथ एक और ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे एक इंश्योर करना है कि फ्लो ऑफ क्रेडिट होना चाहिए एग्रीकल्चर सेक्टर में। ठीक है, चलिए बढ़िया। अगर यहाँ पे जो क्रॉप लगाया जा रहा है फार्मर्स को, अगर हम लोग इस तरीके का बूस्टअप करेंगे, उनकी फसल बर्बाद होने के बावजूद भी अगर हम लोग उनको पे करेंगे, उनका उतना जितना भी लागत लगा है उनको अगर हम लोग दे देंगे, वो अगर कहते हैं ना कि प्रॉफिट में रहे, तो फिर जो है फार्मर्स को ये नहीं लगेगा कि चलो यार नेक्स्ट सीज़न में जो है ना वो मजबूरी में या फिर किसी से कर्ज लेकर नहीं उगाएंगे। वो क्या करेंगे कि उनके पास पैसे रहेंगे, वो फिर नेक्स्ट सीज़न में जो है अच्छे तरीके से जो है क्रॉप उगाएंगे। तो इससे क्या होगा, फिर वो क्रॉप उगाएंगे तो उस सीज़न में जो है वो अच्छा खासा कमाएंगे। तो इससे क्या होगा ना कि एग्रीकल्चर सेक्टर में अच्छा खासा जो है क्रेडिट चलते रहेगा। यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ना कभी भी घाटे में नहीं जाना चाहिए, इस तरीके का जो है हमारे पीएम मोदी जी का थिंकिंग है। तो ये भी एक यहाँ पे ऑब्जेक्टिव था। साथ ही साथ पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, यानी कि पहले तो क्या है कि प्री हार्वेस्ट है, यानी कि हार्वेस्ट कर देने के बाद, कटाई छटाई कर देने के बाद फसल का, उसके बाद जो है कवर नहीं होता इंश्योरेंस। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात क्या है ना कि पोस्ट हार्वेस्ट हो गया, मान लीजिए कि धान की कटाई हो गई, उसको रख दिया गया, उसी समय जो है बहुत बारिश आ गई या फिर ऐसा साइक्लोन आ गया, तूफान आ गया कि वो सब बर्बाद हो गए, तो भी बर्बाद हुआ, तो उसको भी इस स्कीम के अंदर रखा गया है, जिसमें कि लॉसेस जो है अनसीजनल और साइक्लोनिक रेनफॉल या फिर हेल स्टॉर्म है, हेल स्टॉर्म्स है, यानी कि आपका जो है बर्फ़बारी भी होती है। तो ये सारी चीज़ों से भी फसल बहुत ज़्यादा बर्बाद होती है। तो इसको भी, यानी कि पोस्ट हार्वेस्ट फसल की कटाई के बावजूद भी अगर ये सारी चीज़ें होती है तो उसकी भी इंश्योरेंस यहाँ पे कवर की गई है। अब इस स्कीम में बात करें तो इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है एरिया अप्रोच बेसिस में, यानी कि कितनी एरिया है, कहाँ का एरिया है, यहाँ पे डिफाइन किया गया है एरिया। तो एरिया एक विलेज है या फिर विलेज से भी ज़्यादा है। यूनिट एरिया ऑफ इंश्योरेंस, यानी कि जितना एरिया है उस हिसाब से यहाँ पे इंश्योरेंस किया जा रहा है। इसको यहाँ पे देखा जा सकता है जियो फेंस्ड, जियो मैप रीजन में, और साथ ही साथ जहाँ हमारे यहाँ की जो होमोजीनियस रिस्क प्रोफाइल है जो भी नोटिफाइड क्रॉप का, उसको यहाँ पे देखा जा रहा है। यानी कि ऐसी रिस्क प्रोफाइल है, रिस्क प्रोफाइल कहने का क्या मतलब है कि ऑलरेडी आप लोग पता है 5 साल का अगर कोई भी एरिया है, मान लीजिए कि कोई भी गांव के, आपके गांव का कोई एक एरिया है, अगर आपको पता करना है कि इस लैंड में किस तरीके का जो है यहाँ पे आपका फसल उगता है और पिछले 5 साल का क्या रिकॉर्ड है, तो आप 5 साल का अगर देखोगे ना, हर एक सीज़न का, आपका खरीफ का, रबी का, जायद का, तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा ना कि ठीक है पिछले 5 साल में जो है यहाँ से पैदावार अच्छा हो रहा है, जितना इनपुट दिया जा रहा है उतना आउटपुट है कि नहीं, या फिर इनपुट लगाया जा रहा है लेकिन आउटपुट बर्बाद हो जा रहा है, या फिर इनपुट के टाइम पे ही फसल बर्बाद हो जा रही है। तो सारी चीज़ें जो है ना ऑन एन एवरेज आप 5 साल का जो रिकॉर्ड देखोगे उससे आपको पता चल जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे यही करी जा रही है कि रिस्क प्रोफाइल देखा जाएगा कि उस एरिया में कितना ज़्यादा रिस्क है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है ना
वहाँ पे आपका इस तरीके का इंश्योरेंस दिया जाएगा। इंश्योर्ड सम्स ऑफ क्रॉप है, ये क्या है कि स्टेट और यूनियन टेरिटरीज जो है ना, या तो वो यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं कि कितना स्केल ऑफ फाइनेंस करना है, या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल जो है यहाँ पे नेशनल एवरेज यील्ड जो होता है उसकी वैल्यू देखा जाएगा एमएसपी में। अब ये एमएसपी क्या है, ये है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस नाम में ही रखा गया है, यानी कि इतना मिनिमम सपोर्ट किया जाता है और इस तरीके का प्राइस जो है फार्मर्स को दिया जाता है। जब फार्मर्स के क्रॉप तैयार हो जाते, फसल तैयार हो जाते और फसल जो मार्केट में जाते हैं, तो मार्केट में जाने से पहले सरकार जो है ना, मार्केट में जाने से पहले क्या, जब मान लीजिए कि खरीफ क्रॉप लगने वाली है, खरीफ क्रॉप के बीज को उगा रहे हैं और बो रहे हैं, तो खरीफ क्रॉप की जब बीज लगती है ना, तभी यहाँ पे सरकार जो है उस पर फिक्स कर देती है, एमएसपी फिक्स कर देती है। ये ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन मैं बता रही हूँ कि जैसे ही जो सीज़न स्टार्ट होता है और जब यहाँ पे फार्मर्स जो है जो भी बीज लगाते, उसी समय उनका एमएसपी जो है ना सरकार के द्वारा तय कर दिया जाता है कि इसका 20 रुपया पर केजी मैं खरीद लूँगा। तो 20 रुपया पर केजी यहाँ पे एमएसपी तय हो गया। मान लीजिए टोमेटो लगाया गया, अब टोमेटो यहाँ पे आपका बढ़ गया, पूरा इसका यील्ड बढ़िया हुआ, यानी कि यहाँ पे जो है पैदावार बहुत अच्छी हुई, मार्केट में चला गया। मार्केट में क्या है कि अब फार्मर्स के पास ये उनका राइट है ना कि चलिए 20 रुपया पर केजी में तो सरकार खरीद ही लेगी, मार्केट में वो इसका डबल रेट में या फिर जैसे रेट में वो बेचना चाहे वो यहाँ पे बेच सकते हैं। अगर उनका टोमेटो मार्केट में पूरे तरीके से नहीं बिक पाया तो उनके पास एक सिक्योरिटी है कि एमएसपी पे जो है ना सरकार यहाँ पे उनसे सारी फसल खरीद लेगी। तो ये भी एक बात होती है जिससे कि अल्टीमेटली जो है ना फार्मर्स को लॉस नहीं हो, ये एक आपका मोटिव होता है। फार्म गेट प्राइस है जिसको कंसीडर किया जाता है दूसरे क्रॉप्स के लिए जिसमें कि एमएसपी नहीं डिक्लेयर्ड है। तो एमएसपी ऐसा नहीं है कि सरकार सारे प्राइस में देती है, एमएसपी बहुत ही कम प्राइस पे, बहुत ही कम आपकी क्रॉप में दिया जाता है। मेनली यहाँ पे टॉप क्रॉप में तो है ही, जो कि टोमेटो, ओनियन, पोटैटो है, क्योंकि ये साल भर खाने वाली और बिकने वाली और मिलने वाली आपकी ये क्रॉप्स है। तो इसमें दिया जाता है, और जो कि बहुत ही ज़्यादा एक बेसिक क्रॉप्स होते हैं ना उस पे दिया जाता है। तो जिस पे एमएसपी नहीं दिया जाता उसमें फार्म गेट प्राइस दिया जाता है, इसको कंसीडर किया जाता है दूसरे क्रॉप्स में। अब ये फार्म गेट प्राइस होता क्या है, तो ये भी एक तरीके का ना एमएसपी ही के टाइप का है, यानी कि यहाँ पे भी आपका लोअर प्राइस सेट किया जाता है सारे क्रॉप्स के लिए। जो मार्केट में जाती है, जिस रेट पे हम जैसे कंज्यूमर परचेज करते हैं ना, तो उस रेट का एकदम से मिनिमम प्राइस जो है यहाँ पे सेट किया जाता है, वो भी यहाँ पे फार्मर्स के लिए। तो फार्म गेट प्राइस जो है उन सारे क्रॉप के लिए होता है जिस पे एमएसपी नहीं होती है। अब यहाँ पे पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस भी है, जैसे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया है, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है। तो सारी इंश्योरेंस कंपनी भी आपका यहाँ पे इंक्लूड है। पब्लिक सेक्टर में 2 इंश्योरेंस है, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। साथ ही प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी जो है वो भी यहाँ पे है, जो कि इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर सके। तो ऑब्वियस है इंश्योरेंस की यहाँ पे आपकी जो योजना है इसमें इंश्योरेंस कंपनी तो होगी, लेकिन कौन कौन होगी ये देख लीजिए। साथ ही फार्मर्स जो है वो भी यहाँ पे 12% इंटरेस्ट पे करेंगे इंश्योरेंस कंपनी को, वो भी अगर वो सेटलमेंट क्लेम करने में अगर डिले कर देते हैं, यानी कि 2 मंथ से ज़्यादा अगर उनको लग जाता है यहाँ पे सेटलमेंट क्लेम को डिले करने में, तो यहाँ पे फार्मर्स जो है ना उनको जो है पे किया जाएगा, सॉरी यहाँ पे फार्मर्स को पे किया जाएगा, सॉरी मैं उल्टा ही बोल रही हूँ। 12% जो इंटरेस्ट है ना वो यहाँ पे फार्मर्स को पे किया जाएगा। अगर यहाँ पे 2 महीने से ज़्यादा हो गया, मान लीजिए कि 2 अप्रैल को यहाँ पे प्रॉब्लम हुई और यहाँ पे आपका जो है सेटलमेंट इसको रख के चलना है, लेकिन यहाँ पे 2 महीने भी लेट हो गए, यानी कि अप्रैल, मई, जून, तो 2 जून हो गए और इस तरीके का जो प्रॉब्लम है, आपका पोस्ट हार्वेस्ट भी लॉस हो रहा है लेकिन उसका अभी तक इंश्योरेंस नहीं दिया गया फार्मर्स को, तो 2 महीने से भी अगर ज़्यादा हो गया, मान लीजिए 2 जुलाई हो गया, तो यहाँ पे क्या है, जो भी इंश्योरेंस कंपनी इसमें इंक्लूड है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि पब्लिक सेक्टर की एग्रीकल्चर वाली है या फिर यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है या फिर कोई प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है, तो वो क्या करेगी कि फार्मर्स को 12% इंटरेस्ट देगी। जितना उनको यहाँ पे इंश्योरेंस देना था उसका 12% यहाँ पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे आपका जो है इंपॉर्टेंट ये डेटा है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। स्टेट जो है उनको भी अलाउ किया गया है कि अपना खुद का वो इंश्योरेंस कंपनी सेटअप कर सकती है इस तरीके के स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, रिसेंटली क्या हुआ है कि गवर्नमेंट यहाँ पे मॉडिफाई करी है कुछ स्कीम को, जो कि यहाँ पे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, और इसको जो है यहाँ पे क्या किया गया है कि कुछ इम्प्लीमेंट किया गया है, इम्प्लीमेंट नहीं, कुछ यहाँ पे मॉडिफाई किया गया है। ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, और ये जो एक और बच गई है रीस्ट्रक्चर, आपका ये रीस्ट्रक्चर, एक सेकेंड मैं ही नाम भूल जाती हूँ, यहाँ पे ऊपर है ना रीस्ट्रक्चर वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, तो इन दोनों के ऊपर जो है कुछ मॉडिफाई किया गया है, इसको देख लीजिए रिसेंटली क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है कि जो बिजनेस है उसका एलोकेशन किया गया है इंश्योरेंस कंपनी में, और ये 3 साल तक किया जाना चाहिए। करेंटली क्या है कि जो टेंडर फ्लोट किया जा रहा है स्टेट के द्वारा, वो यहाँ पे 1
2, 3, ये 3 ईयर का पीरियड के लिए है। सेकंड है कि फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ को कि वो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करें, और जो ऑप्शन है कि वो यहाँ पे किसी भी एडिशनल रिस्क कवरेज को इंक्लूड कर सकते हैं या फिर सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर कोई और भी फीचर्स यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ को दिया गया है। अब ये क्यों दिया गया है ऐसा? क्योंकि आपको पता है कि हमारे कंट्री में जो है ना, हर एक स्टेट की एक अलग अलग विशेषता है, एक अलग अलग प्रॉब्लम भी है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट की अलग प्रॉब्लम है, सदर्न इंडिया की एक अलग प्रॉब्लम है, नदर्न इंडिया की अलग प्रॉब्लम है, वेस्टर्न इंडिया में आप लोग देखते हो कि अलग प्रॉब्लम है। तो अलग अलग प्रॉब्लम है और अलग अलग तरीके का प्रॉब्लम और नेचुरल डिजास्टर झेला जाता है। कोस्टल रीजन में भी आप लोग देखोगे, कोस्टल रीजन में जितने भी स्टेट है उनकी अलग प्रॉब्लम है। तो इसीलिए ये क्या किया गया ना कि थोड़ी फ्लेक्सिबल बनाई गई है, जिससे कि ये इस स्कीम के तहत किसी भी फार्मर्स को नुकसान ना हो, अल्टीमेटली फार्मर्स को यहाँ पे बेनिफिट होना चाहिए। तो बेनिफिट कैसे होगा? जब हर एक स्टेट को यहाँ पे हर एक स्टेट की प्रॉब्लम को इंक्लूड किया जाएगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट तो यहाँ पे बैठ के हर एक स्टेट की जो है यहाँ पे प्रॉब्लम को नोटिफाई नहीं करेगी, नोट डाउन नहीं करेगी, ये काम करेगी स्टेट गवर्नमेंट। इसकी स्टेट गवर्नमेंट को पता है कि उनके स्टेट के जो फार्मर्स है उनको किस किस परेशानी से जूझना पड़ता है, किस किस तरीके का परेशानी वो झेलते हैं। तो वो अपने हिसाब से जो है क्राइटेरिया इंक्लूड कर सकते हैं, अपने हिसाब से जो है अगर उनको कोई और भी रिस्क लग रहा है, कोई और भी चीज़ें लग रही है कि इससे जो है उनके यहाँ के फसल और क्रॉप जो है बर्बाद होते हैं, तो वो उस तरीके का जो है रिस्क कवर इंक्लूड कर सकते हैं। थर्ड है यहाँ पे कि स्टेट को यहाँ पे अलाउ नहीं किया गया है कि वो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करे, वो भी सब्सिक्वेंट सीजन में, इन केस की कोई भी कंसिडरेबल डिले होता है स्टेट के द्वारा, जिसमें कि अगर वो यहाँ पे प्रीमियम सब्सिडी को रिलीज़ करते हैं किसी भी कंसर्न इंश्योरेंस कंपनी को बियॉन्ड ए प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट। कहने का मतलब है कि देखिए, रबी और खरीफ सीज़न, इसका अपना अपना सीज़न होता है, और कट ऑफ डेट मान जानते हैं आप लोग कि खरीफ का कितना है, तो ये 31 मार्च है, रबी का कितना है तो 30 सितंबर है। तो यहाँ पे आपका जो है ये डिफाइंड है, खरीफ के लिए कितना है, रबी के लिए कितना है। अब यहाँ पे खरीफ की क्रॉप जब यहाँ पे आपकी चल रही है, यानी कि जब से बोया जा रहा है और जब से आपका फसल आपका कटाई हो गई और ये मार्केट में जाकर बिक गया, तब तक ठीक है। अगर इसके बीच में कोई भी तरीके का प्रॉब्लम आता है तो फिर यहाँ पे फार्मर्स को पेड करना होता है। तो ये खरीफ क्रॉप का जो है झमेला ख़त्म हो गया। अब आइए रबी क्रॉप में, यानी कि अगर ये खरीफ क्रॉप की सीज़न ख़त्म हो गई और इसकी कटाई 31 मार्च तक हो गई, तो अप्रैल से क्या होता है कि रबी सीज़न जो है यहाँ पे आपकी, तो खरीफ क्रॉप का यहाँ पे जो आपका सीज़न का पैटर्न होता है, ये आपका जुलाई से जो है सितंबर तक चलता है। तो ये आपका जो है ना, ये उल्टा लिखा हुआ है, ओके। ये खरीफ क्रॉप का क्या है ना कि यहाँ पे आपका जो कट ऑफ डेट दिया गया है ये 30 सितंबर तक दिया गया है। यानी कि यहाँ पे जो है आपका स्टार्ट कब से होता है, ये बारिश के मौसम में, जब हमारे यहाँ मानसून आती है जून से, तो उसी समय से इसका जो है आपका बोना स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे क्रॉप वगैरह स्टार्ट हो जाती है, आपका बीज वीज लगाया जाता है। तो मेनली इसका जो आपका सीज़न का जो टाइम है वो जुलाई से आपका सितंबर अक्टूबर तक रहता है। तो यहाँ पे इनका जो कट ऑफ डेट है वो सितंबर रखा गया है। और रबी सीज़न का कब से कब तक होता है, तो रबी सीज़न जो है वो ठंडे के टाइम पे होती है, यानी कि खरीफ क्रॉप के ख़त्म होने के बाद जो है रबी की जो क्रॉप्स है उसको उगाया जाता है। ये अक्टूबर से आपका मार्च तक चलता है, यानी कि 31 मार्च तक इसका जो है कट ऑफ डेट रखा गया है। तो ये जो कट ऑफ डेट आपका रखा गया है ना, इसके समय में आपका कोई और स्कीम नहीं चल सकता, यानी कि स्टेट को ये अलाउ नहीं किया गया कि जब खरीफ की जो सीज़न चल रही है ना, तो उस समय खरीफ क्रॉप के ही बारे में बात किया जाएगा, उस समय रबी क्रॉप की जो है इंश्योरेंस वगैरह के बारे में बात नहीं किया जाएगा, रबी क्रॉप का बारे में उस समय बात नहीं किया जाएगा। जो क्रॉप की सीज़न जिस समय चल रही है उसी क्रॉप का जो है उस समय बात किया जाएगा, उसी क्रॉप का ध्यान रखा जाएगा। अगर कोई कैलेमिटीज़ या फिर किसी भी तरीके का क्रॉप बर्बाद होता है तो उसी समय जो है इंश्योरेंस उनको फार्मर्स को दी जाएगी, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे कही जा रही है। तो यहाँ पे आपका 3 चेंजेस किया गया है, अमेंडमेंट किया गया है रिसेंटली, ये ध्यान रखना है। अब रिसेंटली क्या है कि महाराष्ट्र जो है वो फर्स्ट स्टेट बन गई है जो कि अपनी लैंड रिकॉर्ड को इंटीग्रेट कर रही है, वो भी वेब पोर्टल में, यानी कि प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना उसकी जो पोर्टल है ना, यानी कि ऑनलाइन वेबसाइट है, उसमें अपनी लैंड रिकॉर्ड को वो अपडेट कर दी है। इससे क्या होगा ना कि ऑनलाइन एक्सेस कर पाएंगे लैंड डिटेल्स को, जो है ना फार्मर्स की जितनी भी है वो ऑनलाइन एक्सेस कर पाएंगे। और जो भी ओवर अगर इंश्योरेंस वगैरह की कोई इश्यूज़ है या फिर कोई भी इन एलिजिबल पीपल्स को अगर इंश्योरेंस दिया जा रहा है जो कि एलिजिबल नहीं है, ऐसे भी हो जाते हैं ना कि जो एलिजिबल नहीं है अगर उनको यहाँ पे इंश्योरेंस दिया जा रहा है, तो ये सारी इश्यूज़ को एड्रेस किया जाएगा। तो रिसेंटली आप लोग को ध्यान रखना है कि इस तरीके का काम करने वाली कौन स्टेट है, तो सबसे एडवांस स्टेट है जो कि यहाँ पे महाराष्ट्र है। तो चलिए, इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं थर्ड आर्टिकल पे, ये योजना ही है, योजना स्कीम्स जो भी बोलिए। तो फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन कौन बेनिफिशरीज है, साइलेंट फीचर्स तो हम लोग को देखना ही है। लेकिन सबसे पहले समझिए कि फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो फार्मर यहाँ पे जो क्रॉप पैदावार करते हैं, जो उनका फसल होता है वो प्रोड्यूसर हैं, ठीक है।
हम जैसे लोग जो है कंज्यूमर हैं, तो फार्मर जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्यों ना इनका अपना खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन बना दें। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं कि इनको सरकार से एमएसपी लेना पड़ता है, फिर ये एक मीडिएटर के पास जाते हैं, मंडी वगैरह में जाते हैं जहाँ अपने फसलों को बेचते हैं, फिर वहाँ से जो है मंडी से निकल कर वो जो है आपका एक्चुअल सारे स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये सारे काम जो है ना डिफरेंट डिफरेंट लोगों के द्वारा किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट जो है यहाँ पे आपको आपका डिवीजन दिया गया है कि ये काम इनके द्वारा किया जाएगा। ई मंडी है, ई नैम है, या यहाँ आपका जो है ट्रांसपोर्टेशन का अलग कॉस्ट लगता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना अलग अलग चीज़ों में डिवाइड है। लेकिन अगर इसको कंसोलिडेट कर दिया जाए और फार्मर्स को ही यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का हेड बना दिया जाए तो कैसा रहेगा, है कि नहीं। फार्मर्स खुद ही प्रोड्यूस कर रहे हैं और उनका एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, बस इसी को प्रमोट करना है और इसी को फॉर्म करना है। तो अब इसमें देखते हैं कि ऐसा क्या ऑब्जेक्टिव है इसमें और क्या क्या बातें रखी गई है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि 10,000 जो है एफपीओ को बनाया जाएगा, वो भी आगे आने वाले 5 सालों में। ये तो हमारे जो है बजट में इस बार कहा गया था। तो ये 2019-20 से लेकर जो है ऐसा है कि 2024 तक जो है 10,000 एफपीओ हमारे कंट्री में होंगे, जिससे क्या होगा ना कि यहाँ पे इकोनॉमिक्स को इंश्योर किया जाएगा, वो भी फार्मर्स के लिए। सेकंड यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है कि हैंड होल्डिंग सपोर्ट होगा, अपने हाथ में ही जो है सपोर्ट दिया जाएगा। फार्मर्स जो है उनकी खुद की ऑर्गेनाइजेशन होगी, तो खुद की ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट फार्मर्स होंगे, वो अपने आप में ही यहाँ पे बात करेंगे, सारे क्रॉप्स वगैरह जो भी डिफरेंट डिफरेंट फार्मर्स उगाए हैं उनका जितना भी प्राइस है वो खुद ही फिक्स करेंगे। उनका जो भी इंश्योरेंस वगैरह लेना है, किसी को भी किसी भी तरीके का तकलीफ है तो वो यहाँ पे मिलजुल के जो है सारी चीज़ें करेंगे। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसे होता है कि नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग होते हैं जो कि सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं, और जो एक पर्टिकुलर टॉपिक पे वो लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करते हैं उसको वो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे फार्मर्स को जो है ना खुद के ही हाथ में सपोर्ट दिया जा रहा है, और ये कंटिन्यू होगा 5 सालों के लिए, जब से ये आपका जो है मीन्स जब से ये बनना स्टार्ट हुआ है। तो इससे क्या होगा कि ये आपका कंटिन्यू होगा, यानी कि आगे भी ऐसा नहीं कि 2024 तक ये बन के तैयार होगा तो वहीं तक होगा, इसको फिर अगले 5 साल के लिए कंटिन्यू किया जाएगा, फिर 5 साल के लिए। तो ये 5 साल का ड्यूरेशन फिक्स किया गया है, जिसमें कि इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ है इसको ये आपका जो है बढ़ाया जाएगा। अब यहाँ पे बेनिफिशरीज कौन कौन होंगे, किसको इस तरीके का फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके के किसान को रखा गया है। तो इसमें जो है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को रखा गया है। अब बड़े किसान को रखेंगे तो उनको क्या फ़ायदा है, वो तो अपना पंचायती खुद ही कर लेते हैं, लेकिन मेन प्रॉब्लम होता है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स, क्योंकि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के पास ना ही सोर्सेज है, ना ही अपॉर्चुनिटी होती है, ना ही उनको नॉलेज होता है, ना ही उनको सरकार के द्वारा जो भी इस तरीके का स्कीम आता है उनके बारे में उनको पता भी नहीं होता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स झेलते हैं। तो उनके पास इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी नहीं होती है जिसके थ्रू जो है वो इस तरीके का प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को अप्लाई कर सके, सर्विस में इंक्लूड हो सके, मार्केटिंग कर सके, जिससे क्या होगा ना कि अल्टीमेटली उनका वैल्यू एडिशन होगा, उनको कहीं ना कहीं से जो है ना उनका प्रॉफिट ही होगा। तो उनको प्रॉफिट देने के लिए इस तरीके का जो है ना प्रमोशन और फॉर्मेशन करने की बात की जा रही है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि कौन है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स। देखिए हमारे कंट्री में बेसिकली जो ध्यान दिया जा रहा है ना वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स पे ही ध्यान दिया जा रहा है, बशर्ते ये है कि जो लैंडलेस फार्मर्स है उन पर इतना ज़्यादा नहीं ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि अभी तक हम लोग देख चुके हैं कि इतनी इंपॉर्टेंट स्कीम पढ़े हैं दो, लेकिन अभी तक लैंडलेस फार्मर का ख्याल तक नहीं आया। तो यहाँ पे भी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो किसके लिए पढ़ रहे हैं, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स, जिनके पास कितना हेक्टेयर होता है, तो 1 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन होता है, उनको हम लोग स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स कहते हैं। तो साइलेंट फीचर्स देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या बातें रखी गई है। सबसे पहला है कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। अब इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन बनाने का अगर हम लोग इसमें स्टेट गवर्नमेंट को भी इंक्लूड करते हैं, ब्लॉक लेवल में भी अगर इंक्लूड करते हैं तो फिर ये खिचड़ी बन जाएगा। खिचड़ी नहीं बनानी है, एक स्टैंडर्ड तरीके का यहाँ पे आपका फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाना है। तो ये काम करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का सोचना है तो इसको इंप्लीमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, और इसके लिए फंड भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही अरेंज करेगी, इसलिए इसको सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंदर रखा गया है। अब ये डिपार्टमेंट कौन सी है, तो ऑब्वियस है डिपार्टमेंट कौन सी है, एग्रीकल्चर है, जो कि यहाँ पे एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन और फार्मर वेलफेयर है। अब इसको इंप्लीमेंट किसके किसके द्वारा किया जाएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इंप्लीमेंट करने के लिए इसमें डिफरेंट डिफरेंट आपके जो है डिपार्टमेंट को इंक्लूड किया गया। सबसे पहला है कि स्मॉल फार्मर जो एग्री बिजनेस कंसोर्टियम है इसको रखा गया, NCDC को रखा गया, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है। साथ ही यहाँ पे आपकी नबार्ड भी है, क्योंकि नबार्ड आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर को प्रमोट करती है, एग्रीकल्चर में जो है वो लोन वगैरह देती है, रूरल डेवलपमेंट का काम करती है, तो इसलिए नबार्ड भी है। साथ ही यहाँ पे स्टेट है जो कि नॉमिनेट करेगी अपनी इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज, वो भी यहाँ पे कंसल्ट करके किसको, तो DAC को, और यहाँ पे इस डिपार्टमेंट को, यानी कि यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर
को वो कंसल्ट करके अपने स्टेट में अगर वो कोई और भी उनको लगता है कि बेटर तरीके से इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन को अगर अपने स्टेट में कोई और है जो कि एक अच्छी एजेंसी हो सकती है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो बशर्ते ये है कि स्टेट को बस जो है ना अप्रूवल लेना होगा, कंसल्ट करना होगा इस डिपार्टमेंट से जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। तो इस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कराया जाएगा बड़े पैमाने पे, क्योंकि प्रोजेक्ट भी बहुत बड़ा है, इसमें आइडियाज़ भी बहुत बड़ी है, तो इसके लिए बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगा जिसको कि बनाया जाएगा वो भी क्लस्टर में और स्टेट लेवल में, यानी कि ग्रुप होगी। क्लस्टर मीन्स ग्रुप्स ऑफ पीपल होते हैं, तो इसमें ग्रुप ऑफ पीपल्स के द्वारा जो है इसको बनाया जाएगा। क्लस्टर बेस्ड जो आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है इसमें कोई स्पेशलिस्ट होंगे और इसमें एक प्लेटफॉर्म होगा जो कि इंड टू इंड नॉलेज देगी, और वो भी सारे इश्यूज अगर यहाँ पे एफपीओ प्रमोशन में निकल कर आ रही है, यानी कि स्पेशलिस्ट होना तो है ही, कोई स्पेशलिस्ट होंगे इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में तभी तो काम बनेगा। क्योंकि स्मॉल और जो मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको तो ज़्यादा आइडिया नहीं होता है, उनको तो नॉलेज नहीं हो पाता है, उनको तो वो तो अपना सुबह से रात तक जो है बस खेती करने में बिता देते हैं, बाकी तो उनको कुछ पता नहीं होता है। मोबाइल कैसे इस्तेमाल करना है, वेबसाइट कैसे इस्तेमाल करना है, बैंकों से पैसे कैसे ये बैंक को कैसे लिंक करना है, तो ये सारी चीज़ों का आइडिया उनको नहीं होता है। ये कौन बताता है उनको? उनको आशा वर्कर्स बताते हैं, या फिर जो है जो आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं वो लोग उनको नॉलेज देते हैं। ठीक है, ये हुई अलग बात। लेकिन यहाँ पे स्पेशलिस्ट होंगे इस ऑर्गेनाइजेशन में जो कि टाइम टू टाइम जो है ना स्मॉल और जो मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको गाइड करेंगे, और साथ ही साथ एक प्लेटफॉर्म भी होगा जिसमें कि एकदम पक्के नॉलेज होंगे। इन टू इन नॉलेज कहने का मतलब है कि एकदम सटीक नॉलेज होगा। अगर एफपीओ को चलाने में, इस तरीके के बड़े पैमाने में ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आता है, मान लीजिए यहाँ पे फार्मर्स की कोऑर्डिनेशन नहीं हुई, यहाँ पे जो है सारे फार्मर्स जो है अपने अपने इश्यूज़ अराइज करने लगे, अपनी अपनी डिमांड अराइज करने लगे, यहाँ पे टैकल करना मुश्किल हो गया है, यहाँ पे बातें नहीं बन पा रही है, झगड़े हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो इस तरीके का बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन में अगर जितने भी मेंबर्स हैं तो इस तरीके की चीज़ें होती है। तो ये इंड टू इंड इन्फॉर्मेशन होगा, जितने भी इश्यूज़ होंगे उसको यहाँ पे देखा जाएगा। साथ ही यहाँ पे मिनिमम नंबर जो मेंबर होंगे एफपीओ में वो भी यहाँ पे 300 होंगे, वो भी प्लेन एरिया में, और नॉर्थ ईस्ट और हिली एरिया में कितने, तो 100 है। अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बड़े ग्रुप की बनाई जा रही है तो ऑब्वियसली इसमें नंबर भी फिक्स करना होगा, नहीं तो फिर आपका जो है गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे जो प्लेन एरिया है उसके लिए 300 रखा गया, हिली रीजन नॉर्थ ईस्ट रीजन में ऐसे भी कम लोग रहते हैं तो वहाँ पे आपका 100 रखा गया। एटलीस्ट 15% जो टारगेटेड एफपीओ है उसको यहाँ पे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में होगा, और एटलीस्ट 1 एफपीओ जो है ना हर एक ब्लॉक में होगा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। अब ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कहने का क्या मतलब? अति पिछड़ा डिस्ट्रिक्ट, यानी कि ऐसा जिला जो कि अति पिछड़ा है, उसमें ना लाइट की व्यवस्था है, ना लोगों को पीने की व्यवस्था है, ना उनको लोगों को जो है एक अच्छा हेल्थ फैसिलिटी दिया जाता है, ना उनको पढ़ने की व्यवस्था है, ना उनके पास जो है अच्छे जो है घर मकान कुछ नहीं होते हैं। तो इस तरीके की डिस्ट्रिक्ट है, अति पिछड़ा डिस्ट्रिक्ट है, उनको हम लोग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। नीति आयोग ने जो है ऐसी हमारे कंट्री में 117 ऐसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो है खोज निकाली है। अब जो बेसिक काम किया जा रहा है ना वो मेन बात यहाँ पे रखा जा रहा है, कोई भी बेसिक काम किया जा रहा है जैसे इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाना है तो उसमें भी जो है इस एक 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को अलग से रखा गया है, उसकी प्रोविज़न अलग से है कि इस डिस्ट्रिक्ट में जो है इलेक्ट्रिसिटी पहुँचानी है। अब हम लोग टैप पाइपलाइन की बात करें हैं, कनेक्टेड टैप लाइन वाटर सप्लाई की बात करें तो इसमें भी आपका इंक्लूड किया गया कि ये तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। तो इस तरीके का जो ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग जो है स्पेशली रखे कहाँ है, तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में रखे हैं, और यहाँ पे एकदम प्रोविज़न है कि एटलीस्ट एक तो एफपीओ होना ही चाहिए इस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद क्रेडिट गारंटी है, क्रेडिट गारंटी फैसिलिटी है जो कि 2 करोड़ तक प्रोजेक्ट के लिए दिया जाएगा, और ये लोन दिया जाएगा पर एफपीओ, यानी कि एक एफपीओ में यहाँ पे 2 करोड़ तक का लोन भी दिया जाएगा। क्रेडिट गारंटी फंड है जो कि क्रेडिट यहाँ पे आपका जो है नाबार्ड के द्वारा और एनसीडीसी के द्वारा यहाँ पे क्रेडिटेड किया जाएगा। ठीक है, एफपीओ की बात करें तो ये प्रमोट की जाएगी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो है उसके तहत, एक ये आपकी अलग से स्कीम है, इसी के तहत यहाँ पे एफपीओ को भी प्रमोट किया जाएगा, और यहाँ पे स्पेशलाइजेशन को भी प्रमोट की जाएगी, बेटर प्रोसेसिंग होगी, मार्केटिंग होगी, ब्रांडिंग होगी, और एक्सपोर्ट भी किया जाएगा एफपीओ के द्वारा। तो बहुत सारी चीज़ किया जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो एफपीओ में जितने भी फार्मर्स होंगे तो वो जो है अपने सामान का, अपने फसल का अच्छे तरीके से प्रोसेस करेंगे, उसको मार्केट तक पहुंचाएंगे, प्राइस बेटर रखेंगे, ब्रांडिंग भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो ये पूरी बात रही ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। इन केस कि आपको नहीं समझ में आई, कहीं भी डाउट है तो यू कैन कमेंट मी, ओके, मैं वहाँ पे आपको क्लियर कर दूँगी। आइए एक और आर्टिकल देख लेते हैं। माइंड में आर्टिकल ही है लेकिन ये योजना है, ओके, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। तो ये भी देख लीजिए, ये शॉर्ट फॉर्म भी आ सकता है PMKMY। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए PMKMY, बस आप सोचने ही लगो कि क्या है, तो शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म दोनों ध्यान रखना है।
ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव देखते हैं। सबसे पहले समझने का कोशिश कीजिए, टाइटल को समझने का कोशिश कीजिए। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, यानी कि किसान का जो मान है, सम्मान है, वो यहाँ पे अब आ गया। पहले तो हम लोग भी देख रहे थे किसान सम्मान निधि, ठीक है, जो कि आपका पीएम किसान है, लेकिन यहाँ पे धन जोड़ा जा रहा है। धन इन द सेंस कि अब आप लोग समझ जाइए कि यहाँ पे ज़रूर कुछ धन की बात की जा रही है, यानी कि यहाँ पे पेंशन वगैरह की बात की जा रही है। मान धन यानी कि मान के लिए यहाँ पे आपका धन दिया जा रहा है, यानी कि मान के लिए धन कब देना है, जब तक जो है किसान काम कर सकते हैं, हाथ पैर चल रहा है, तब तक तो वो अपना कमा के कर सकते हैं। लेकिन जब किसान रिटायर हो जाए, रिटायर इन द सेंस कि जब उनका हाथ पैर काम करना बंद कर दे, तो उनके पास क्या, फिर क्या, कैसे, वो उनको कौन देगा? तो उनको पेंशन सिक्योरिटी भी तो प्रोवाइड करनी है ना। तो पेंशन देने के लिए, यानी कि आप पे धन जो बात की जा रही है ना, ये आपका पेंशन से रिलेटेड है। पेंशन देने की बात की जा रही है किसानों को। अब यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि ओल्ड एज पेंशन स्कीम है जो कि सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। और यहाँ पे नेट कितना है? तो अराउंड 3 करोड़ जो स्मॉल एंड मार्जिनल ओल्ड एज फार्मर है, यानी कि जो ओल्ड एज है, थोड़े बूढ़े फार्मर्स जो हो गए, इसमें अगेन हम लोग स्मॉल और मार्जिनल फार्मर की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास जो है थोड़ा मिनिमम या फिर नो सेविंग होता है। यानी कि वो उनका तो आप लोग देखते ही हो कि कैसा गुजारा हो रहा है। अब तक तो हम लोग देखते ही आ रहे हैं स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए पिछले 1 घंटे से। तो अभी भी आप लोग समझ गए होंगे कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम वाली उनकी लाइफ होती है। उनके पास जो है इतना भी उनको प्रॉफिट नहीं बचता है कि वो अपने लिए कुछ विशेष कर सके। तो इसलिए भी उनके पास क्या होगा ना कि सेविंग्स की अगर बात करें तो मिनिमम है, या तो नहीं सेविंग्स होती है। मेजोरिटी आप लोग समझ के चलिए कि नहीं सेविंग्स होती है। तो उनको इस तरीके से सपोर्ट करना कि कोई भी तरीके का उनका जो लाइवलीहुड है, यानी कि दिनचर्या है, वो सही तरीके से चलते रहे, उसमें किसी तरीके का जो है ना लॉस ना हो। तो ये आपका जो है एक मेजर यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव है। अब आते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे बेनिफिशियरी कौन है। तो ऐसे तो समझ गए हैं कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, लेकिन यहाँ पे जो एज बैरियर है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप लोग भी देखे होंगे कि अटल पेंशन योजना का जब पूछा गया था, आई थिंक 2016 में, तो उस समय भी एक ऑप्शन थी, और ये एज वाला जो आपका ऑप्शन था उसमें आपका रॉन्ग था। तो एज आप लोग को ध्यान रखना होगा, ये 18 से 40 ईयर्स तक ही है। और फार्मर्स जो कि अपने खुद के जो कल्टिवेबल लैंड है 2 हेक्टेयर तक, तो और उनका लैंड रिकॉर्ड भी है उनके जिस स्टेट और यूटीज़ में है, तो उनको यहाँ पे जो है ना इस तरीके का पेंशन दिया जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना है, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है, साथ ही साथ जो फार्मर जो कि अपना खुद का एक कल्टिवेबल लैंड है अप टू 2 हेक्टेयर्स। एक्सक्लूजन कौन कौन इस स्कीम के बाहर हैं, ये भी ध्यान रखना है। अगर हम लोग देखें, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स जो कि किसी अदर स्टैट्यूटरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम में है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम बहुत सारी चलाई गई है इससे पहले, जैसे कि नेशनल पेंशन स्कीम है, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस स्कीम है, प्रधानमंत्री श्रम योगी स्कीम, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम है। तो प्लीज़ इसको कंफ्यूज मत होइएगा, ये मानधन स्कीम है बस, ये किसान मानधन स्कीम है, और इसके पहले क्या था? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम। तो ये दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे 3000 आपका मंथली जो है पेंशन देने की बात की गई थी। तो ये सारे, अगर कोई भी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स, अगर ये सारे पहले से ही वो इस तरीके का पेंशन वाली स्कीम अवेल कर चुके हैं, उनको जो है एक ओल्ड एज सिक्योरिटी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, तो वो इसके पार्ट नहीं होंगे। ये जो आपका योजना आया है, ये इन लोगों के लिए आया है कि जो कि इन सब में पार्ट नहीं हो चुके हैं, इन सब का वो भागीदारी नहीं है। अब उनको जो है अलग तरीके से यहाँ पे जो है उनको प्रोविज़न दिया गया है, ठीक है। साइलेंट फीचर्स देखते हैं। अगेन यहाँ पे धन देने की बात की जा रही है, तो धन देने का जो यहाँ पे काम है वो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम का, पूरी तरीके से ख्याल वही लोग रखते हैं। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की 100% फंडिंग आएगी। ये वॉलेंट्री है और कंट्रीब्यूशन बेस्ड यहाँ पे पेंशन स्कीम है फार्मर्स के लिए। एंट्री एज कब से है? तो 18 से 40 साल तक लिए। और मिनिमम मंथली पेंशन कितना है? तो यहाँ पे 3000 दिया जाएगा, जो कि उनको प्रोवाइड किया जाएगा जब वो 60 ईयर्स के हो जाएंगे। यानी कि इस स्कीम में इनरोल कराने के लिए उनके लिए जो वैलिड एज है वो 18 से 40 साल है। इसके बीच में जो है वो इस स्कीम के अंदर जो है इनरोल करा सकते हैं। ये वॉलंटरी है, जिसको सही लगता है वो ये ले, यानी कि जो पहले से अवेल कर चुके हैं इस तरीके का पेंशन स्कीम, उनके लिए नहीं है। जो यहाँ पे न्यू है, जो कि अब तक कोई भी पेंशन स्कीम में इनरोल नहीं हुए हैं, तो वो इसमें इनरोल हो सकते हैं। साथ ही जो मंथली कंट्रीब्यूशन है फार्मर्स रेंज का, तो मंथली भी उनको देना होगा, जैसे कि 55 रुपीज़ से 200 तक का है पेंशन फंड में। और ये डिपेंड करता है कि किस एज में वो इंटर हो रहे हैं। जिस एज में वो इंटर होंगे उनको इस तरीके का कॉन्ट्रीब्यूशन देना होगा, ठीक है।
तो मान लीजिए कि 18 से आप लोग 20-25 साल के बीच में आ गए, तो उस समय आपको जो है कितना देना होगा, तो कम देना होगा क्योंकि आपके पास लंबा समय है कंट्रीब्यूट करने के लिए। तो इस समय आपको 55 रखना होगा, देना होगा, यानी कि ये एक तरीके का आपका प्रीमियम देना होता है, कंट्रीब्यूशन देना होता है। मान लीजिए कि आप लोग 30 से 35 साल के बीच में आए हो, तो मे बी यहाँ पे आपका जो है 100-150 रुपया हो सकता है। और फिर मान लीजिए कि आप लोग 35 से जो है 40 के बीच में आए हो, तो फिर यहाँ पे आपका 200 रुपया तक दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो यहाँ कंट्रीब्यूशन है वो 55 से 200 साल है। तो ये डिपेंड करता है इस तरीके के एज के फैक्टर में। ओके। और यहाँ पे जो है ना आपका प्रोविजन जो है इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशंस होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। साथ ही यहाँ पे कौन सी है इंश्योरेंस कंपनी, तो ये है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC है, जो कि यहाँ पे पेंशन फंड मैनेजर है और रिस्पॉन्सिबल होगी पेंशन की। जो जिसको भी यहाँ पे पेंशन दिया जाएगा, पेंशन कितना दिया जाएगा, तो 3000 पर मंथ यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये मंथली पेंशन दी जाएगी। तो ये पेंशन जो है आपका LIC के द्वारा दिया जाएगा। अब यहाँ पे आपका रखा गया है कि इन केस, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, इन केस अगर किसी फार्मर्स की रिटायरमेंट डेट के पहले ही, यानी कि 60 साल से पहले ही अगर उनकी डेथ हो जाती है, तो जो इनकी स्पॉस होगी, यानी कि मान लीजिए अगर कोई फार्मर मेल है तो उनकी स्पॉस हो गई फीमेल, अगर कोई फार्मर फीमेल है अगर उनकी स्पॉस हो गए मेल, तो उनकी जो स्पॉस होंगे ना वो भी इस स्कीम के तहत कंटिन्यू करेंगे। और उनको रिमेनिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस जो है टिल द एज, यानी कि जितना रिमेनिंग एज बचा हुआ है उतना तक उनको कंट्रीब्यूट करना है, यानी कि जितना यहाँ पे उनकी रिमेनिंग एज बची है उनको यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना है। और साथ ही साथ अगर फार्मर्स जो है ना रिटायरमेंट एज के बाद अगर उनकी डेथ होती है, यानी कि 60 साल के बाद उनकी डेथ होती है, तो स्पॉस को भी यहाँ पे जो है वो पेंशनली मंथली पेंशन इनकम मिलेगा, वो भी 50%। यानी कि जो यहाँ पे फार्मर्स को 3000 दिया जा रहा था, अब उनके स्पॉस को जो है उनके जो बेटर हाफ है उनको यहाँ पे जो है 1500 दिया जाएगा, 50%। और डेथ ऑफ, अगर दोनों की डेथ हो गई, यानी कि उनके स्पॉस का भी डेथ हो गया, तो जितना भी कॉर्पस बचा हुआ है, यानी कि उन्होंने जितना 18 साल से लेकर 40 साल तक जितना भी कंट्रीब्यूट की करा है और उनका जितना भी रेस्ट ऑफ द मंथली पेंशन बच गया है ना, वो सब कहाँ चला जाएगा, तो वो सब जो है पेंशन फंड में जाके कंट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्या है कि अगर मान लीजिए कि रिटायरमेंट एज से पहले अगर डेथ हो जाता है, मान लीजिए 40 साल के अंदर ही डेथ हो गया, 35 साल में ही वो फार्मर्स का डेथ हो गया, और वो इसमें जो है कब इनरोल हुए थे, तो 18 साल में इनरोल हो गए थे, लेकिन 35 साल में उनकी डेथ हो गई, तो बच गया 5 साल, क्योंकि 40 साल तक उनको कंट्रीब्यूट करना है। तो 40 साल तक उनको कंट्रीब्यूट करना है, तो 5 साल बच गया, तो उनकी जो स्पॉस होंगे ना वो कंट्रीब्यूशन जो है 5 साल देंगे। जब वो कंट्रीब्यूशन 5 साल देगी तभी उनको 60 साल के बाद जो है ना वो 50% का जो है वो जो भी पेंशन है वो उनको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये दोनों फंडा है, ध्यान रखना है। अब सिनर्जी देखते हैं दूसरे इनिशिएटिव के साथ ये कैसे सिनर्जाइज कर रहा है। तो फार्मर्स जो है वो अपने मंथली कंट्रीब्यूशंस को ऑप्ट कर सकते हैं उस स्कीम के लिए। जो भी यहाँ पे बेनिफिट जो है ना वो यहाँ पे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से मिल रहा है, तो सेम डायरेक्टली जो मिल रहा है वो यहाँ पे जो है कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक तरफ सरकार से ले रहे हैं, यानी कि 6000 जो PM किसान के तहत जो है मंथली बोल रही 6000 ईयरली बेसिस पे जो किसानों को दिया जा रहा है, 4 महीने में 2000 दिया जा रहा है, तो उससे 2000 जो दिया जाएगा तो उसी से सरकार क्या करेंगे, फार्मर्स क्या करेगी कि उसी से जो है इसमें मंथली कंट्रीब्यूशन कर सकती है। तो ये जो है ना, बट ऐसा नहीं है कि ये कंपलसरी है, ये बस उसी फार्मर्स के लिए है जिनके पास जो है कोई और साधन नहीं है, उनके पास पैसे नहीं बच रहे या फिर किसी और तरीके का प्रॉब्लम है, तो वो ऐसा भी ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सारे फार्मर्स जो भी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है सबको अगर PM किसान से पैसा मिल रहा है तो वो यहाँ पे PM जो आपका सम्मान ये किसान मानधन योजना में जो है वो यहाँ पे कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो ये ध्यान रखना है कि ये कंपलसरी नहीं है। अब इनिशियल इनरोलमेंट जो होता है PM यहाँ पे आपका किसान मानधन योजना में, तो ये आपका जो है ना कॉमन सर्विस सेंटर के थ्रू होगा। विलेज लेवल अगर एंटरप्रेन्योर्स की बात करें जो कि CSC में है, जो कि फील्ड लेवल में ये फंक्शनरीज़ है, उनको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा कुछ इंसेंटिव्स कि वो यहाँ पे मैक्सिमम इनरोलमेंट कर सके। यानी कि आप लोग देखोगे कि हर एक विलेज में जो है एक CSC बनाया जाता है, यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर है। यहाँ पे विलेज में अगर कोई भी तरीके का प्रॉब्लम है एजुकेशन से रिलेटेड, महिलाओं से ले बच्चों के लिए या फिर गर्ल्स के लिए या फिर फार्मर्स के लिए, किसी भी तरीके का अगर प्रॉब्लम है ना, किसी भी तरीके का आपको सर्विस चाहिए किसी भी विलेज में, तो वो सेंट्रल सर्विस सेक्टर आपको देती है, सेंट्रल सर्विस सेंटर आपको देती है। तो इस तरीके से फार्मर्स जो है ना वो यहाँ पे सेंट्रल सर्विस सेंटर में आ सकते हैं और कॉमन सर्विस सेंटर में आ सकते हैं, सॉरी मैं सेंट्रल बोल रही हूँ तब से, कॉमन सर्विस सेंटर में आ सकते हैं। उनको यहाँ पे जो है इस तरीके के योजना में इनरोल किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान को इस योजना के तहत लाना चाहिए, क्योंकि ये एक सोशल सिक्योरिटी हो गया ना कि उनको जो है
जब वो रिटायर हो जाए तो उनके बाद उनके वो पेंशन मिलते रहे, तो सबसे बेटर बात है कि उनको सरकार के द्वारा इस तरीके का जो है लाभ मिल रहा है। तो लाभ लेने के लिए हर एक फार्मर्स को आगे आना चाहिए। तो हर एक फार्मर्स अपने से तो आगे आएंगे नहीं जब तक उनको पता नहीं चलेगा। तो उनको पता चलने के लिए, उनको हेल्प कराने के लिए यहाँ पे जो कॉमन सर्विस सेंटर है ना, उनको एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स दिया जाएगा। तो एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स दिया जाएगा तब तो एनर्जी आएगा इन लोगों को, और ये लोग सोचेंगे कि चलो ठीक है, जितने ज़्यादा फार्मर्स को वो इंक्लूड करेंगे, इनरोल कराएंगे इस स्कीम के अंदर, उतना ज़्यादा उनको इंसेंटिव्स मिलेगा। तो इंसेंटिव्स एक तरीके का होता है रिवॉर्ड करना। किसी भी इंसान को अगर आप लोग रिवॉर्ड करते हो ना, तो क्या होता है कि एनर्जी एनर्जी आती है उनके अंदर, जो है इंथुसियाज्म आता है, एक ऑप्टिमिस्टिक फीलिंग्स आती है कि चलो ठीक है, हम लोग अच्छा कर रहे हैं और भी अच्छा करेंगे। तो सरकार इस तरीके का पॉलिसी रखी है कि अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स को इंक्लूड कराते हैं इस योजना के अंदर, तो आपको जो है एक एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स भी दिया जाएगा। वो भी किसको? तो कॉमन सर्विस सेंटर को दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे अप्रोप्रिएट एक ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होगी एलआईसी की, बैंकों की और गवर्नमेंट की। अगर उनको इस योजना के तहत अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो रही है, फार्मर्स को किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो रहा है, बैंकों को, गवर्नमेंट को किसी भी तरीके का फॉर्म यहाँ पे हो रहा है, तो वो यहाँ पे जो है प्रॉब्लम अपना दर्ज करा सकते हैं। साथ ही तो यहाँ पे फार्मर्स ही बेसिकली यहाँ पे आपका जो है कोई भी अगर उनको प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, तो वो यहाँ पे दर्ज करा सकते हैं एलआईसी के पास, बैंक के पास और गवर्नमेंट के पास। एक एम्पावर्ड कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज है जिनको कि यहाँ पे बनाया जाएगा कि वो यहाँ पे इस योजना का सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, उसको मॉनिटर करे, साथ ही टाइम टू टाइम रिव्यू करे और अमेंडमेंट भी करे। जब जैसे आज के डेट में इसको तो ठीक है, बेसिक जो जो भी प्रोविजन है इसमें रख दिया गया, साइलेंट फीचर्स इसमें रख दिया गया, लेकिन मान लीजिए कि 2 साल के बाद, 3 साल के बाद सिचुएशन कुछ और हो सकती है। अभी कोरोना वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस के बाद जो है ना, सिचुएशन और ज़्यादा बद से बदतर हो सकती है फार्मर्स की। वैसे तो फार्मर्स की नहीं होनी चाहिए, लेकिन मान लीजिए कि हो गई, उनकी भी जो है प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो कोरोना वायरस जब पूरी तरीके से हमारे कंट्री से हट जाएगा, जब एक नॉर्मल हम लोग न्यू लाइफ जिएंगे, तो उसमें क्या है ना कि फिर से कुछ अगर लगा उस समय की अमेंडमेंट करना चाहिए इस योजना के अंदर, तो ये जो कमेटी होगी ये अमेंडमेंट करेगी। तो इसलिए एक एम्पावर्ड कमेटी भी बनाई गई है, इसमें सेक्रेटरीज रहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के, जो कि इसको मॉनिटर करेंगे, टाइम टू टाइम रिव्यू करेंगे और जब भी ज़रूरत पड़ेगा तो अमेंडमेंट भी करेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। ठीक है, तो आज हम लोग रखते हैं 4 योजना में ही। अब हम लोग कल देखेंगे ग्रीन रिवोल्यूशन। तो आज के लिए बस इतनी ही रखते हैं। तो अगर आपको ये लेसन अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो बस लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ या फिर सोशल नेटवर्किंग साइट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इसकी पीडीएफ चाहिए या फिर और भी कोई डाउट, कोई सजेशंस है, तो आप लोग कमेंट कीजिए एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। इसकी पीडीएफ के लिए एक तो टेलीग्राम चैनल है, साथ ही साथ आप लोग गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, हिंदी में जैसे अवेलेबल होगी मैं वो भी आपको प्रोवाइड कर दूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।